तो पंचांग मतलब क्या? तो पंचांग मतलब 5 अंग, पंच अंग, पांच अंग। तो किसके 5 अंग? ज्योतिष के। मुहूर्त, उसमें मुहूर्त आता है पंचांग में, तिथि आती है, वार आते हैं, नक्षत्र आते हैं, योग, करण, ये सभी मिलाकर पंचांग बनता है। किस लिए उपयोग होता है? मुहूर्त निकालने के लिए। किसी भी चीज का एक मुहूर्त निकालने के लिए पंचांग का उपयोग किया जाता है। ये काल माप, मतलब समय को नापने की एक साधन बोल सकते हो, समय को नापने का साधन, घड़ी की तरह। पहले के ज़माने में जब घड़ी नहीं थी तो इन सब चीज़ों के थ्रू समय को गिना जाता था। तो कैसे गिनेंगे समय को? किस तरीके से गिनेंगे कि कौन सी चीज़ आकाश में कहाँ पर है? अब आकाश तो पूरा खुला है, करेक्ट? तो स्पेसिफाई कैसे करेंगे कि ये कहाँ पर है, क्या डिग्री है यहाँ से, पृथ्वी से? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक, क्या कहते हैं उसको, भवृत्त चक्र बोलते हैं उसको, भवृत्त चक्र। एक पृथ्वी के चारों तरफ से एक 360 डिग्री का एक ओवल शेप में रास्ता है, जिसके ऊपर सारे प्लैनेट्स, नक्षत्र, राशियां, उसको सेट किया गया है। ये अंदाजे किया गया है। कहाँ से सेट होता है? तो स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं ईस्ट होराइजन पे, वहाँ से स्टार्ट होता है और घूम के आके वापस ईस्ट होराइजन पे ख़त्म होता है। पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है ईस्ट होराइजन पे, चीज़ें वैसे वैसे नीचे की तरफ जाएगी या फिर ऊपर की तरफ आएगी। नीचे से ऊपर की तरफ एक एक चीज़ आएगी। जो ईस्ट होराइजन पे था वो धीरे 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 ऊपर की तरफ आएगा, सन के साथ साथ में, करेक्ट? तो वहाँ पे 12 राशियों को सेट किया गया है। पहले डिग्री क्या है 12 राशियों को सेट करने की? एक से दूसरी राशि का डिस्टेंस कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे एक राशि सेट होती है, ठीक है? अब 30 डिग्री में कहाँ पर है वो चीज़? 30 डिग्री के अंदर स्पेसिफाई करने के लिए कहाँ पर है वो चीज़? एक प्लैनेट को हम देख रहे हैं 30 डिग्री में, ये शनि है, इस राशि में है। इस राशि में तो वो राशि तो 30 डिग्री का है, फिर वहाँ पे भी वो कहाँ पर है? तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या लिया जाता है? नक्षत्र, ठीक है? तो एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? 13 डिग्री 20 मिनट का, ठीक है? तो भाग हो गया। एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र। उस 13 डिग्री 20 मिनट में भी स्पेसिफाई करने के लिए कि कहाँ पर है, तो उस नक्षत्र को भी हमने डिवाइड किया 4 भागों में, जिसको हम पद बोलते हैं, नक्षत्र पदाज बोलते हैं। 4 पद है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ठीक है? तो इस तरीके से फिर वो और स्पेसिफाई हो गया कि वो चीज़ इस शून्य में कहाँ पर है। तो इजी हो जाता है कि जब वो चीज़ वहाँ पर वापस आएगी तब वापस से कोई चीज़ घटित होगी। घूमते हुए प्लैनेट्स जब उस जगह पर आएंगे, क्योंकि नक्षत्र कभी जगह से हिलते नहीं हैं, राशियाँ हिलती हैं, प्लैनेट्स हिलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, लेकिन नक्षत्र वहीं पे रहते हैं। तो इसलिए नक्षत्र को पकड़ा गया है। और फास्ट मूविंग जो है, सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाला प्लैनेट है वो है मून, उसको लिया गया है। फास्ट चलने वाले प्लैनेट्स में मरकरी है, सन है, और सबसे ज़्यादा फास्ट चलता है मून, क्योंकि वो 2.25 दिन में
एक राशि परिवर्तन कर लेता है, एक दिन के अंदर एक नक्षत्र परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी मुहूर्त को निकालने के लिए, शुभ मुहूर्त होगा, सही मुहूर्त होगा, गलत मुहूर्त होगा, उसके टाइम की उसकी एनर्जी कैसी होगी, उसको डिसाइड करने के लिए पंचांग लिया गया है। अब पंचांग का पहला अंग कौन सा है? पंचांग मतलब 5 अंग। ओके, समय के 5 अंग। तो पहला अंग है वार। वार मतलब डेज, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, वार शुरू होता है हमारे कैलेंडर से रवि से, सूर्य से, किंग से। तो ये प्लैनेट्स को ही लिया गया है वार के रूप में। ठीक है, हमारे सनातन धर्म में वार को कैसा देखा जाता है? तो वार को देखा जाता है सूर्योदय से लेके नेक्स्ट डे के सूर्योदय तक एक ही वार चलता है। मुस्लिम समाज में सूर्यास्त से लेकर सूर्यास्त तक एक वार रहता है। हाँ जी, और वेस्टर्न कंट्री में, आपका आवाज क्लियर नहीं है मैम, पूजा मैम। इसीलिए वो लोग चांद से वो करते हैं शायद। यस, इसीलिए वो चांद से करते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न कंट्री में यही वार शुरू होता है रात के 12 बजे से। ठीक है, रात के 12 बजे ही उनका दूसरा वार शुरू हो जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा पैरामीटर यही है कि किसी का जन्म कौन से तिथि में हुआ, कौन से नक्षत्र में हुआ, कौन से वार को हुआ। इससे बेटर पैरामीटर नहीं हो सकता। जब ये एक साथ में कौन से प्लैनेटरी पोजीशन थे, जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन शनि इस नक्षत्र में था, इस राशि में था, चंद्र इस नक्षत्र में था, ये दिन था, ये वार था। जब इसको डालते हैं तो डेट निकल के आ जाती है कि कौन से दिन वो पैदा होता है। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से कैलेंडर्स बनाने के पहले कोशिश की गई, लेकिन हमारा पृथ्वी जो है कंप्लीट 24 घंटे में एक राउंड पूरा नहीं करती, तो कुछ मिनट्स आगे पीछे रह जाता है। करेक्ट, तो साल में वो कुछ मिनट बढ़ते बढ़ते कितने साल के बाद में, तो हर लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। ये जब स्टार्टिंग में इन्होंने शुरू किया था तो तब ये ऐसा नहीं था, तो ये 24 घंटे का एक दिन पकड़ के चलते थे, 360 डेज का एक साल पकड़ के चलते थे। लेकिन जब आगे ये आता था तो मुहूर्त चेंज हो जाता था फिर, क्योंकि मुहूर्त का जो कैलेंडर्स का जो ये है वो अपने सनातन धर्म के इससे ही निकल के आया, पंचांग से ही निकल के आया। तो उस टाइम पे वापस से वो ही प्लैनेटरी पोजीशन नहीं मिलता था उनको, तो चेंज हो जाते थे, दिन चेंज हो जाते थे, बढ़ जाते थे ईयर में। फिर उसको कैसे मैनेज करें, तो फिर उन्होंने एक दिन बढ़ा दिया, 4 साल में एक दिन बढ़ा दिया उन्होंने, ताकि उस कितने मिनट का जो असर है दिन 24 पूरा होने का, कितने मिनट या कितने सेकंड का, उसको भी वो काउंट कर सके और उस हिसाब से ले सके। ठीक है, तो सबसे पहला होता है वार। कृष्णमूर्ति पद्धति में इसको यक्षिणी की कांडी यानी जादू की छड़ी माना गया है। वार जो है वो उस दिन किस प्लैनेट का असर आपके ऊपर रहेगा वो डिसाइड करता है। मंडे को मून, संडे को सन, ट्यूसडे को मार्स, वेंसडे को मरकरी। जैसी पोजीशन रहेगी वैसा वो आपके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा अंग जो है
वो तिथि लिया गया है, तिथि। अब तिथि कैसे डिसाइड होती है? सन से डिसाइड होती है। सन से এখানে নাই ইয়েলো মার্কার নাই এখানে কোনটা মার্কার আছে দেখো এটা নিজে ফুল লাগানোটা दबा दबा दबा। रवि से चंद्र मून जब 12 डिग्री आगे बढ़ता है सन से, मून जब 12 डिग्री आगे बढ़ता है तब एक तिथि होती है। अमावस्या के दिन रवि और चंद्र एक ही अंश पे रहते हैं, एक ही डिग्री पे रहते हैं। बारह डिग्री आगे बढ़ेगा तो एक तिथि होगी जो कि होती है प्रतिपदा। उसके मतलब इसे बोलते हैं ऐसा प्रतिपदा। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, हाँ। तो प्रतिपदा से शुरू होता है वो। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या या फिर पूर्णिमा। तो एक महीने में कितने तिथि आते हैं? 15 30 आते हैं ना। हाँ। शुक्ल अमावस्या और पूर्णिमा दोनों आते हैं ना, 30 आते हैं। ठीक है, दिन वैसे भी होते हैं। हाँ, तो तिथि 30 आते हैं। हर 12 डिग्री के बाद में एक तिथि होती है। तो इस प्रकार से तिथि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक और फिर पूर्णिमा से लेकर फिर से अमावस्या तक 15 तिथियां घूमती हैं। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट होता है? अमावस्या के दिन सन और मून दोनों ही एक ही डिग्री पे रहते हैं, 0 डिग्री पे रहते हैं। वहाँ से वो स्टार्ट होता है कि मून की स्पीड ज़्यादा है तो मून आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक महीने में 2 पक्ष आते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। एक होगा शुक्ल पक्ष क्या है? तो अमावस्या से जब चंद्र आगे बढ़ने की कोशिश करता है सूरज से, सन से, तो वहाँ से अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो भी भाग है वो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ठीक है, और फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो भी पूरा 15 तिथियां हैं वो कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं। कृष्ण, शुक्ल मीन्स शुभ्र, चांदनी, और कृष्ण मीन्स अंधेरा। इसीलिए कृष्ण का वो याद में रखना कि कृष्ण मीन्स अंधेरा, मतलब अमावस्या से पूर्णिमा तक का सफर। ठीक है, तो धीरे धीरे तिथियां जैसे मतलब तिथियों के हिसाब से चांद भी घटता बढ़ता दिखाई देता है। इस तरीके से तिथियां गिना जाता है। तो मुहूर्त के लिए तिथि भी बहुत मैटर करती है। ओके, इसमें चांद के घटने बढ़ने के साथ में इसकी तिथि का क्षय और वृद्धि बोला गया है। क्षय मतलब घटना, वृद्धि मतलब बढ़ना। तो तिथियों के भी प्रकार है, 5 प्रकार की तिथियां हैं। ठीक है, यही अमावस्या मतलब अमावस्या से लेकर या प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक का, फिर पूर्णिमा से लेकर वहाँ से प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का। ठीक है, तो ये तिथियों के 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें है नंदा तिथि,
भद्रा, जया, रिक्ता और कौन सी? रिक्ता, रिक्ता, रिक्त 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 मतलब खाली, और पूर्णा। ओके, नंदा तिथि में कौन कौन सी आती हैं? तो प्रतिपदा यानी पहली तिथि, फिर षष्ठी, फिर एकादशी, ये नंदा तिथि है। फिर उसके बाद में भद्रा, भद्रा में कौन कौन सी आती है? द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। तीसरा है जया, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये जया तिथियां हैं। फिर है रिक्ता, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। ठीक है, उसके बाद में पूर्णा, उसमें होता है पंचमी, दशमी और पौर्णिमा। अब इसमें शुभ कौन से हैं और अशुभ कौन से हैं, जिसमें कोई काम नहीं किया जाता, जिन तिथियों में कोई काम नहीं किया जाता? तो तिथियां हैं उसमें भद्रा तिथि, इसमें कोई काम नहीं करते, और रिक्ता तिथि, इसमें कोई काम नहीं करते, सहसा कोई काम नहीं करते इसमें, क्योंकि फिर वो फलित नहीं होता, वो सक्सेस नहीं होता। नंदा, जया, जय दिलाने वाली, और पूर्णा, पूर्णत्व को लेकर जाने वाली, इन तिथियों पे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। उसके अलावा चतुर्थी, षष्ठी, द्वादशी और चतुर्दशी, चतुर्थी, षष्ठी, हाँ अष्टमी भी है उसमें, अष्टमी, द्वादशी और चतुर्दशी, इन तिथियों को पक्ष छिद्र या रंध तिथि कहा गया है। इसमें काम पूर्ण होते भी हैं या फिर नहीं भी होते हैं, मिश्रित फल देता है, इसलिए इन तिथियों पे भी काम करना अवॉइड करते हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए। जैसे नामकरण की विधि हो गई, शादी का हो गया, घर का गृह प्रवेश हो गया, या फिर घर बांधना है तो भूमि पूजन, कोई भी पूजा के लिए वगैरह इन तिथियों को इसलिए अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इसको अनिष्ट तिथि माना गया है। ये सारी डेट्स, हाँ भी मंथ की ये सारी डेट्स में नहीं करना चाहिए वैसे। हाँ, तिथियां आप जब कैलेंडर देखते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया करके लिखा हुआ आता है, तो आपको उसमें से नंदा तिथि किसे कहते हैं, भद्रा तिथि किसे कहते हैं, वो छाट करके रखना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको आगे शुभ कार्य के लिए कोई डेट चुननी है। तो सबसे पहले डेट चुनने के लिए हम आते हैं तिथि पे, पहले नहीं दूसरा है तिथि। पहले तो वार देखते हैं, कौन सा वार शुभ है, कौन सा उसको ले सही जाएगा, उसके बाद में तिथि देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है तीसरा अंग जो है पंचांग का, वो है नक्षत्र। नक्षत्र जो सहसा जगह से हिलते नहीं है बिल्कुल, न शर्ती तत् नक्षत्र, न शर्ती तत् नक्षत्र, मतलब जो जगह से किंचित भी नहीं हिलते, वो नक्षत्र है। अब नक्षत्र से एक तारा नहीं होता है, तो तारों का झुंड होता है, बहुत दूरी पर रहता है, इसलिए वो जगह से हिलते हुए दिखाई ही नहीं देते। कि जितनी दूर की चीज आप देखोगे, कहीं पे भी जाओ, वो दूर से दिखेगा ही आपको। ठीक है, तो इसीलिए नक्षत्र को उसके बाद में लिया जाता है। अब नक्षत्र को किस तरीके से लेते हैं, कौन से नक्षत्र में? मून का गोचर जब किसी नक्षत्र पे से हो रहा होता है, उस दिन का नक्षत्र वो पकड़ा जाता है। चंद्र जिस नक्षत्र में रहते हैं, फास्ट मूविंग कर रहे हैं, जिस चंद्र जिस नक्षत्र में रहते हैं, उस दिन का वो नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है,
तो नक्षत्र में 27 नक्षत्र है, हमने देखा, जो 12 राशियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, हर एक नक्षत्र का जो डिग्री है वो 13 डिग्री 20 मिनट है, और उसके ऊपर में भी अगर पदार्थ के हिसाब से अगर देखें तो वो होगा 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद होता है नक्षत्र का। तो चंद्र नक्षत्र कहाँ पर है, किस तरीके से है, वो शुभ है अशुभ है, वो जो चीज़ें हैं वो नक्षत्र जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा है अश्विनी मैम, तो हमको पता है कि कौन से नक्षत्र शुभ है, कौन से नक्षत्र अशुभ है, किसके लिए कौन सा नक्षत्र शुभ है, कौन सा नक्षत्र अशुभ है, वो भी हम देखेंगे। जन्म नक्षत्र से लेकर 27 नक्षत्र को किस तरीके से देखा जाता है, उसके लिए अति मित्र नक्षत्र, फिर व्याधि नक्षत्र, संपत नक्षत्र, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे चले आगे। तो पूजा मैम अभी सिर्फ लिख लो, ठीक है, आगे इसको पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से नक्षत्र को भी हमने देखना है। उसके बाद में पंचांग का चौथा अंग जो है वो है योग। अब योग क्या है, आपने गंड योग सुना होगा, गंड योग जिसकी पूजा की जाती है, उस योग में पैदा हुए बच्चे की मतलब उसकी शांति करवाई जाती है। गंडमूल योग, वृद्धि योग, सिद्धि योग, सुना है? नहीं सुना है? आप अभी अगर पत्रिका में किसी एक की पत्रिका ओपन करो, सिर्फ काल सर्प योग सुना है। काल सर्प योग वो अलग है। ये योग जो है जन्म के साथ साथ में आपके, अगर आप पत्रिका देखोगे एस्ट्रोसेज में तो आगे जन्म विवरण आता है, वहाँ पे आगे जाओगे ना तो वहाँ पे योग भी दिखाई देते हैं। मॅम पण तुम्ही आता जे गंड योग आणि कुठले 2-4 नावं घेतली ते सगळे निगेटिव्ह आहेत का? खूप सारे निगेटिव्ह आहेत त्याच्यामध्ये, खूप काही पॉझिटिव्ह आहेत। तो तुम आप लिख लो योग में कैसा है, योग कैसे डिसाइड होता है। देखो रवि की जो मध्य गति के दैनंदिन मध्य गति जो है रवि, यानी एक दिन में वो 4 डिग्री के आसपास में चलता है रवि, एक दिन में 4 डिग्री के आसपास में वो चलता है, और 30 दिन में एक वो राशि परिवर्तन करता है। ठीक है, तो रवि जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें 59 कला, यानी 59 कला मीन्स क्या, तो 59 आवर्स, और 8वीं कला यानी 8 मिनट्स, इस 15 रवि की गति को 59 कला और 8 मिनट को एक योग बोला गया है। ठीक है, और उसी में ही चंद्र की गति, चंद्र फास्ट मूव करता है। ठीक है, तो वो 790 790 कला, 790 घंटे और 35 मिनट्स विकला। तो इनको पूरा मिलाते हैं, जब सन को और मून की गति को पूरा मिलाते हैं तो 800 घंटे का एक योग बनता है। 800 घंटे का एक योग बनता है। तो इस तरीके के योग कितने हैं, तो योग है 27। हाँ 27 योगाज बनते हैं। ओके, अलग अलग दिन में अलग अलग योगा बनते हैं। तो हम जब परसों पढ़ रहे थे तो सोनाली मैम ने बोला कि मैम किसी भी योग में बच्चा पैदा हो पूजा तो करनी पड़ती है। तो उन्होंने इस तरीके से बोला था कि उनके दोनों बच्चों का पूजा उनको करवानी पड़ी थी। ठीक है, तो कौन से योग में, हाँ शांति करवानी पड़ती है। तो कौन से योग में बच्चा जन्म लिया तो उसकी शांति करवानी पड़ती है, कौन से योग में जन्म नहीं लिया, मतलब कौन से योग में जन्म लिया तो नहीं करवानी पड़ती, वो हम देखते हैं। तो योगा 27 है, तो 27 योगास को आप लिख लो। ये आपको काउंट करके निकालने की जरूरत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर पे मिल जाती है। ठीक है, तो उतना आपको कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है कि ये शुभ योग है या अशुभ योग है। ठीक है, तो विषकंभ पहला योग, विषकंभ नाव ऐकूनच भीती वाटत आहे। प्रीति दूसरा योग, प्रीति
क्या है? प्रीति 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 अच्छा। प्रीति योग, हाँ प्रीति योग। चांगला. फिर आयुष्मान, फिर सौभाग्य, शोभन, फिर अतिगंड, अतिगंड, फिर सुकर्मा, ध्रुति, शूल, गंडयोग, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, काय नाम? व्याघात, व त्याला अर्धा व त्याला य, व्याघात. हर्षण, काय नाम? हर्षण, हर्षण, वज्र, फिर सिद्धि, व्यतिपात, 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 वरियान, वरियान, परीघ, परीघ, शिव, 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 सिद्ध, इसके पहले जो लिखा था वो सिद्धि था, अभी है सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, ऐन्द्र, काय मॅम? ऐन्द्र, ऐन्द्र, वैधृति, वैधृति, हो गए 27. सॉरी. गॉड ब्लेस यू. तो यही योग बार बार आते हैं, ठीक है. अब इनमें से आपको पता चल गया कि कुछ शुभ है तो बाकी के अशुभ है. शुभ जो है वो है आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, वृद्धि, सिद्धि, सिद्ध, साध्य और शुभ. आधे और सब अशुभ ही है. बाकी के सारे अशुभ ही है. इसमें कुछ मिश्र फलदायी है, तो मिश्र फलदायी का भी आप लिख लो. सात योग मिश्र फलदायी है, तो इसमें प्रीति, सुकर्मा, शिव, ध्रुव, शुक्ल, ब्रह्मा और ऐन्द्र, ये मिश्र फलदायी है, ठीक है. इसीलिए बच्चा जन्म लेने के बाद में पूजा तो करवानी ही पड़ती है, जो बोला ये इसीलिए क्योंकि शुभ योग बहुत कम है, ठीक है.
तो आप देखोगे कि कौन सी घटना किस टाइम पे घटित हो रही है, तो उसका रिजल्ट फिर कैसा आएगा। ठीक है, इस तरीके से योग देखा जाता है। तो मुहूर्त निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है कि योग क्या है किसी भी मुहूर्त के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा चौथा योग होगा क्या अभी? हाँ। पांचवा योग है करण। पांचवा अंग जो है वो करण है। करण विष्टिकरण का नाम सुना है? विष्टिकरण की पूजा की जाती है। बवकरण, बलवकरण, विष्टिकरण नहीं सुना है ना? लिख लो करण। पांचवा अंग जो है पंचांग का वो करण है। करण, अब करण किसे कहते हैं? चंद्र की 12 डिग्री का जो गति है सूर्य से 12 डिग्री जब वो आगे बढ़ता है, उस एक गति को तिथि कहते हैं। तो उसका हाफ, यानी चंद्र जब सूर्य से 6 डिग्री आगे बढ़ता है तो एक करण बनता है। अच्छा, म्हणजे अडीचच्या निम्म जे करायचं ते तसं 2.5 दिवस लागतो ना त्याला, हाँ, त्याचं निम्म करायचं. त्याचा निम्मा करायचा. खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे किचकट. आपको उतना देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिया आता है सॉफ्टवेयर में. अच्छा अच्छा. आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है. तो कुल मिलाकर करण 2 प्रकार के होते हैं. एक तिथि में 2 करण होते हैं. ओके, और कुल मिलाकर 11 करण बनते हैं. 12 नहीं, 11 करण है. उसमें लिख लीजिए अब 11 करण कौन कौन से हैं. ये करण है किस्तुघ्न. मॅम, संस्कृतचा क्लास चालू आहे असं वाटायला लागलं. अभी ज्योतिष पढ़ रहे हो आप तो संस्कृत वर्ड तो थोड़े बहुत आएंगे ही इसमें. किस्तुघ्न. किस्तुघ्न. हाँ, त है कि का? त फर्स्ट क है. क किस्तुघ्न. फिर बव. हाँ, फिर बालव. कॉम्प्लिकेटेड नाम है. कौलव. फिर तैतील. गरज. वनीज. विष्टि. शकुनी. चतुष्पाद और नाग. करण के 2 प्रकार हैं, एक है चर और एक है स्थिर. स्थिर करण के कौन कौन से हैं? शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुघ्न. ये स्थिर करण है. ये किस तिथि में आएंगी ये हमेशा फिक्स्ड होती है.
कौन से स्थिति में कौन सा करण आएगा, स्थिर करण, ये फिक्स्ड है। और बाकी के जो करण है वो घूम फिर के आती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग आती है, अलग अलग तिथि में। ठीक है, तो इस तरीके से विष्टिकरण जो है, मेन विष्टिकरण की पूजा की जाती है, उसको अशुभ बोला गया है। विष्टिकरण की पूजा नहीं हुई तो शादी नहीं होती है कई बार। जैसे गंडमूल योग है, तो गंडमूल योग में अगर कोई पैदा होता है कि नक्षत्र मूल नक्षत्र है, योग गंड योग है, तो वो गंडमूल योग कहलाता है। तो उस टाइम पे भी आपको पूजा करवानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, अदरवाइज शादी में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये नक्षत्र हो गए, मतलब ये पंचांग के 5 अंग हो गए, जिसके थ्रू आप, जिसको मतलब यूज करके आप कोई भी मुहूर्त निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें नक्षत्र के बारे में पूजा मैम हम बाद में देखेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नक्षत्र किस तरीके से देखा जाता है, कौन सा नक्षत्र किसके लिए सही है। चर करण और स्थिर करण कौन से काम के लिए यूज करोगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पंचांग खत्म होता है। कोई डाउट है? थोड़ा इजी, अब दोबारा से देखोगे तो फिर आपको थोड़ा इजी हो जाएगा मुहूर्त निकालना भी, बराबर। मॅम ऍक्च्युली नाही डाऊट नाही किंवा काय, हे सगळं कॅल्क्युलेशन्स बेस्ड आहे ना, हाँ, तो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचंच नाही आहे ना, तुम्ही पत्रिकामध्ये तेच, आणि इंटरेस्ट येत नाहीये कारण बोरिंग आहे थोडंसं. आपल्याला जसं ते प्लॅनेट्स आणि राशी इंटरेस्टिंग आहे तसं हे पंचांग बोर होत आहे. आप भेजना, आज रात में करती हूँ। ठीक है, काय अश्विनी मैम हाँ, बोर हो गया? मुझे तो लगा कि इंटरेस्ट लोगे आप। अरे मुहूर्त निकालना आ गया, आगे चल के अच्छा ही है ना, बार बार मैम को डिस्टर्ब नहीं करने का। मैं बोलूंगी कि मुहूर्त निकालना मैंने सिखाया आपको। मॅम आतापर्यंत तुम्हाला 1.5 वर्षामध्ये मी कधीच कुठलाच मुहूर्त विचारला नाही. नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स का आता है, यहाँ तक कि मुझे मतलब प्रमोशन के लिए मेल डालना है, इस टाइम पे डालूं कि नहीं डालूं, मैं जॉब एप्लीकेशन का मेल, हाँ जॉब अप्लाई करने के लिए मेल डालना है, वो डालूं इस टाइम पे या नहीं डालूं, इसके लिए भी आते हैं मुझे। मतलब ये काम करवाना है, मतलब फैक्ट्री के ओनर है, उनको कोर्ट के तरफ से स्टे लाना है ऑक्शन पे, मैं ये पेपर्स कब फॉरवर्ड करूं? मॅम तुम्ही इतक्या आयडियाज देताय मला सध्या, मी तुम्हाला खूप पिडू शकते बरं का. म्हणजे मी कुठल्याही गोष्टीचा आता माझ्या डोक्यात इतके दिवस नव्हती ही गोष्ट. आता कोणी नाहीये आजूबाजू. अभी आपने जो वीडियो भेजा था उसके बारे में मैं बात करती हूँ, ठीक है? कौन था? मैंने भेजा था अष्टम भाव से रिलेटेड। हाँ, ओके. कैसा है कि 8th हाउस के रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं, बोलते हैं कि जब कोई आपको गालियाँ देकर जाता है, आपको बुरा भला बोल के जाता है, तो क्या हो रहा है, आपका 8th हाउस क्लियर हो रहा है। 8th हाउस में कर्सेस जो आपने जमा किए हैं गलत काम करके, ठीक है, तो उसको वो क्लियर कर रहा है, उसको वो क्लियर करके जा रहा है, उससे आपका नुकसान नहीं होगा तो आपका फ़ायदा ही होगा। सामने वाला आपको बुरा भला बोल के जा रहा है, आप शांति से सुन लो और उसको लेट गो कर दो, जाने दो उसको। अगर आपने वापस से उसको बुरा भला बोला तो आप वापस से अपने 8th हाउस के एक्टिव कर रहे हो, वहाँ पे भर रहे हो, क्योंकि आपके हर एक कर्म का हिसाब जो है, गलत कर्म का, वो 8th हाउस में जाके जमा होता है, कहीं तो स्टोर होगा ना वो, तो वो होता है कहाँ पे, 8th हाउस में। फिर जब 8th हाउस की दशा चलेगी, वापस से वो चीज़ें बाहर आएंगी। समझा, अब समझा मुझे वो मतलब लास्ट वाले सेंटेंस का। लास्ट वाले सेंटेंस का मतलब अभी समझा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो हो रहा है, या
कृष्ण भगवान जो बोलते हैं कि जो होता है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सभी अच्छे के लिए ही हो रहा है, ये दिमाग में भर के लो। क्योंकि जो मेरे साथ में हो रहा है वो मेरे पिछले जन्मों का या पिछले कर्मों का ही रिजल्ट है जो मेरे साथ में हो रहा है। मेरे Correct. साथ में जो होगा वो मेरा अभी का रिस्पॉन्स तय करेगा। जो हो रहा है उसके ऊपर मैं क्या रिस्पॉन्स करती हूँ, क्या रिएक्ट करती हूँ, वो जो चीज़ है वो जाके फ्यूचर में हमको देखेगा। हम उस वक्त तो रिस्पॉन्स कर जाते हैं, बिना सोचे समझे बहुत कुछ रिस्पॉन्स कर जाते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। फिर कुछ साल बाद जब 8th हाउस की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, अचानक से चीज़ें सामने आती हैं और फिर हम बोलते हैं कि ये मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, सभी के साथ में बहुत अच्छा ही किया है। हाँ, अब कर्म क्या है? तो कर्म हम जो कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, सिर्फ उतना ही कर्म है। जो बोल रहे हैं उतना ही कर्म है, जो सोच रहे हैं वो भी कर्म है। वो भी कर्म है। तो अब क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, ये भी, क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, बहुत मैटर करता है। बहुत अच्छा बनना पड़ेगा उसके लिए। नहीं मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है कंट्रोल करना। मतलब अब जैसे आपने बताया, मैंने सीख लिया, मैं करने लगी, मैं अच्छा सोचने लगी, अच्छा मतलब किसी के बारे में बोलना ही नहीं, बुरा कुछ नहीं, बट सामने वाले तो वो ही है ना, तो कितने दिन तक मेरे वो पॉजिटिविटी रह सकती, नहीं रह पाती है। हाँ, तो इसका आंसर तो इसका अंदर तो आंसर आता रहता ही है, हाँ, ऐसा है। तो चीज़ें किस तरीके से चेंज होती हैं, कि ये चीज़ें किस तरीके से चेंज होती हैं, जब आप दवा खाओगे तभी आपको रिलीफ मिलेगा। तो जब कोई रिएक्ट कर रहा है, आप उसके ऊपर रिएक्ट करना छोड़ दोगे तो ब्रेक पड़ेगा एनर्जी को। भले ही उस टाइम के लिए वो दिखे सामने कि वो सही है, मतलब गलत है, मैं सही हूँ, मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, हाँ, वो मुझे बोले जा रहा है ये गलत हो रहा है मेरे साथ में, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो इंसान आपके लाइफ से निकल जाता है या उसके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो। क्योंकि वो चीज़ है ना कि एक चीज़ है कि आपसे नेगेटिव एनर्जी जा ही नहीं रही है सामने, दूसरी चीज़ है कि आप में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो आपकी पॉजिटिविटी जो है उस इंसान को बदल देता है। घर में अशांति कब होती है? जब दो लोग मिलकर आर्ग्यू करते हैं, उसमें से एक भी चुप रहे ना तो वो आर्गुमेंट होती ही नहीं है। उसके बाद शांति हो जाती है। पर माइंड को अगर आप शांत कर लो ना कि ठीक है, इट्स ओके, तो आप खुद भी ना एनर्जेटिक फील करते हो। पहले एकदम से नहीं आता है वो दिमाग में, क्योंकि बहुत कुछ अंदर चलता रहता है ना कंटिन्यूअसली। पण मॅम ऍक्च्युली हे सगळं आपल्याला थेरॉटिकली माहिती असतात गोष्टी, ओके, सगळ्यांना माहिती असतात की काय केल्यावरती काय होणार आहे, कारण आपल्याला लहानपणापासून तसं घरामध्ये शिकवलेलंच असतं जन्माला आल्यापासून की काय करायला पाहिजे काय. पण ह्या सगळ्या गोष्टी लय आपल्या अवघड आहे. स्वभावात आणून इम्प्लिमेंट करायला काही वर्ष जातातच मॅम. म्हणजे आता ज्या गोष्टी आपण करू शकतो त्या लहानपणी किंवा इवन 20s मध्ये नव्हतो करू शकत, राईट. 40s मध्ये आल्यानंतर जे करू शकतोय ते 20s मध्ये नव्हतं करू शकत. त्यामुळे मला असं वाटतं ते उपचार भावासारखं आहे की ग्रॅज्युअली इट इज गोइंग टू टेक, काय म्हणतात ते, पॉझिटिव्ह गोष्टी होतील, पण इट इज गोइंग टू टेक टाइम डेफिनेटली. अगर वो इंसान होतं उस पण रास्ते पे इम्पॉसिबल चलने नाहीये. लगे, अगर वो इंसान उस रास्ते पे चलने लगे तो चेंजेस आएंगे। अगर वो होतात, मना ही होतात. कर दे चलने के लिए कि मुझे नहीं करना है, हा हा डिनायल मोड मध्ये असेल तर नाहीच होणार. जर तुम्ही पॉझिटिव्हली काय म्हणतात आप ते, उसके ऊपर वर्क कितना कर रहे हो उसके ऊपर हा डिपेंड करता है ना। त्याच्यावर अवलंबून आहे. हा हा आप उसके ते ऊपर तर. वर्क कितना कर रहे हो,
अगर कोई बोल रहा बेसिकली है त्यासाठीच ऍक्सेप्टन्स यायला पाहिजे आधी सगळ्या गोष्टींचा. और एक्सेप्टेंस पहिला कैसे आएगा? कसं येणार म्हणजे एक्सेप्टेंस कैसे आएगा? जब हम खुद एक्सेप्ट करेंगे तभी वो बाकी चीजें- नाही, मला असं वाटतं की युनिवर्स सबसे कडे पहले किंवा आपको देवावरती एक सोपवून दिल्यानंतर सबसे पहले आपको एक टेक्निक चुनना पड़ेगा कि मैं इस टेक्निक से आगे बढ़ूंगी. जैसे अप्रिशिएट करना, ग्रॅटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड्स, उसको फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा. तब धीरे धीरे आपके माइंड में से वो थॉट्स निकलते जाते हैं. आप सुनोगे, आप संतों के साथ में बैठोगे, संतों के भजन सुनोगे या संतों की वाणी सुनोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे वो भोजन ग्रहण करता है. और फिर बाद में जाके वही चीज़ें जब वो सिचुएशन सामने आती है ना तो वो याद आता है. पहले एकदम से याद नहीं आता. पहले जब हम बोल के जा चुके होते हैं उसके बाद में याद आता है कि अरे मैंने ये गलत बोला था. लेकिन आप कंटिन्यूएशन में रहे उस प्रोसेस में कि आपको रियलाइज तो हुआ था कम से कम आपने वो गलत बोला, ठीक है. लेकिन और फिर भी कंटिन्यूएशन में वो रहे, वो सुनते रहे तो फिर टाइम ऐसा आता है कि आप जब बोल रहे होते हो तब याद आता है. फिर आप चुप कर जाते हो कि नहीं बोलना है. फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बोलना ही नहीं है, तू बोलते रह जो बोलना है. मुझे मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखनी है. सब यहाँ से होता है. आप क्या देख रहे हो दिन भर? रील्स आपका थर्ड हाउस है. सबकॉन्शियस माइंड, हाथ, रील, वाणी, मोबाइल. राहू. हाँ, कंटिन्यूसली आप क्या देख रहे हो, वो दिन भर क्या सुन रहे हो. कान, थर्ड हाउस कान, ठीक है. थर्ड हाउस है. जितना थर्ड हाउस को ये करोगे, स्पेसिफाई करोगे, क्लियर करते जाओगे कि ये करोगे कि मुझे सिर्फ यही देखना है, यही सुनना है. कॉन्शियस एफर्ट्स. हाँ. तो फिर वो 6th हाउस में जाके रूटीन बनता है. मग 9व्या हाऊसचा उदय होतो 9व्या हाऊस मध्ये आणि मग फिर 12व्या हाऊस जाके मध्ये जब मोक्ष प्राप्ती routine में होते बनता है, आणि म्हणूनच जब rules में मुक्ती बनता मिळते. है, जब रूल्स बनते हैं तब आपका भाग्य उदय होता है 9th हाउस में. आणि मग 12व्या घरात मोक्ष मिळतो. 9th हाउस में जब भाग्य हेतू वाला ना. जनरेट होता है तभी कर्मों में भी वो आता है. और कर्म में जब आता है तो उससे गेनिंग्स होती है, लाभ. अल्टीमेट गोल अगर आप मोक्ष को देखो तो किसी चीज से छुटकारा पाना मोक्ष है. 12th हाउस, हाथ से चीजें जाएगी, वहां पे तो जाना ही है. प्रॉब्लम्स हो, पैसा हो या कुछ भी हो, वहां पे छोड़ना है आपको, ठीक है. तो आप ये क्यों देख रहे हो कि मेरे को मुक्ति मिलेगी तो मैं सीधा ऊपर ही चली जाऊंगी? ये भी तो देख सकते हो कि मेरे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे वहां पे जाके. लाइफ के प्रॉब्लम्स जो जिसमें मैं स्टक हुई हूँ वो भी तो हो सकता है ना. एक अब बहुत अच्छा ये टेक्निक है. 12th हाउस का कनेक्शन अगर 4th हाउस के साथ में होता है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आके बैठता है तो इंसान कितना भी कमाए, कितना भी प्रॉपर्टी बनाए, अंत में उसको दूसरे को ही देकर जाना होता है. मतलब वो खुद ना यूज कर सकता है, उसको ना भोग सकता है, ना वो अपने बच्चों को देकर जा सकता है. वो दान में देकर जाना पड़ता है. बाप. मेरा है. ओहो, मेरा भी है ना मैम. तो वो खुद अपने प्रॉपर्टी को, अपने पैसों को एंजॉय नहीं कर सकता, अपने लग्जरी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता. मेरा भी है उस मैम. दूसरे के लिए करता है. मॅम, पूजा ताईंची पत्रिका बघायची का आता आपण अभ्यास करायला म्हणून, एक्झाम्पल कुंडली म्हणून. तिचा राहू केतू ऍक्सेस बघू ना. असेंडंट काय, अष्टभावात कोण डान्स करतोय बघायचं. मैडम हाँ क्वेश्चन भी था ना. मैम एक और वीडियो भेजा था मैंने.
एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। हाँ। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लाइफ में तो प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे? सबसे पहली बात तो ये है, कुछ ना कुछ ऐसा झटका लगेगा, फिर आप पूरा उलट से पलट हो जाओगे। उस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वही तो हाँ, पूछ रही अल्टीमेट हूँ। रिजल्ट उसका तो आपका लिए मतलब कुछ नया बन के आते हैं वहां से। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है? एट्थ हाउस क्या करता है? टुकड़े कर देता है चीज़ों को। एट्थ हाउस में जो प्लैनेट है उसको धीरे 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 नष्ट करता है, और फिर नष्ट करने के बाद में फिर से दोबारा से जीरो से स्टार्ट करता है। बड़े चेंजेस आते हैं जब एट्थ हाउस की दशा चलती है। लाइफ में बड़े डिसीजंस लेते हो आप। लोग जॉब करते करते अचानक से बिजनेस में आ जाते हैं। लोग बिजनेस करते करते अचानक से जॉब में चले जाते हैं। वो है एट्थ हाउस का मैम, ट्रांसफॉर्मेशन। सिक्स्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस इज ओके बट एट्थ हाउस बहुत डेंजरस है। डेंजरस? एट्थ हाउस बहुत प्यारा हाउस है। आई लव एट्थ हाउस। मॅम, असं का गरिबांची चेष्टा करताय का उगाचच? मुझे बहुत पसंद है। आम्ही त्रस्त लोक आहोत एट हाऊसचे. तुम्ही आमची मज्जा करताय. आता तुषार सर असायला पाहिजे होते. उनके टाइम पास कमेंट्स करता हम्म. टाइम पास केला असता. करेक्ट बोला सोनाली ने। और क्या। फालतू। अभी अभी समझ में आ रहा है ना उनका। अभी वीडियो देखते वक्त में कितना उनका डिस्टरबेंस होता है। हाँ? हाँ, फालतू के क्वेश्चन करके कितना वो नक्षत्र तक डाइवर्ट। थे मैडम वो। नक्षत्र तक थे, जब से केपी स्टार्ट हुए तब गायब हुए शायद वो। ये देखो इनका नाही ग, राहु त्याच्या केतु आधीच गेले एक्सेस। ते. सॉरी मॅम, काय? ये किसका है? ये तो मेरा ही है शायद। ये अभी का पत्रिका है। हाँ, एक मिनट। दूसरा कोणाची अभी जो पत्रिका तुमचीच आहे का? नहीं, ये हमने प्रश्न कुंडली डाला था ना, वो वाला पत्रिका है प्रश्न ये। कुंडली। अच्छा. अगं सोनाली, मॅमनी रेकॉर्डिंग कधीच बंद केलं. नहीं अरे पण मी अशा परिस्थितीत आहे की मी खूप थकली आहे म्हणजे